के एक छोटे से गांव को दिखाया जाता है। ये गांव बहुत ही खुशहाल होता है, लेकिन ये वो वक्त है जब नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की आपस में वॉर चल रही है और तभी प्लेन से इस गांव में बम फेंके जाते हैं। इस गांव में एक परिवार होता है जिनकी एक छोटी सी 7 साल की बच्ची भी है जिसका नाम सिम है। सिम की मॉम उसे एक जगह ले जाती है और कहती है कि तुम यहीं पर रहना, जल्दी मैं वापस आऊंगी। और ये कहकर वो वहाँ पर सिम को छोड़कर चली जाती है। अब यहाँ पर नॉर्थ कोरिया की आर्मी आ जाती है जो सबको बंदी बना लेती है और कुछ लोगों को मार देती है। और ये लोग सिम को नहीं देख पाते। सिम वहीं पर अपनी मॉम का इंतजार करती रहती है, लेकिन 7 साल की इस बच्ची को नहीं पता कि उसकी मॉम अब इस दुनिया में नहीं रही। वहीं दूसरी तरफ हमें टर्की में एक आदमी, एक सोल्जर को दिखाया जाता है जिसका नाम रॉकी है। रॉकी की एक गर्लफ्रेंड भी है जो उससे बहुत प्यार करती है। और अब रॉकी को उसके सीनियर ऑफिसर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि साउथ कोरिया ने हमसे मदद मांगी है, इसीलिए हमें अपनी आर्मी को वहाँ पर भेजना है और हम चाहते हैं कि तुम भी वहाँ पर जाओ। और अब रॉकी को वहाँ जाना होगा। हालांकि उसकी गर्लफ्रेंड ऐसा नहीं चाहती और वो उसे समझाता है कि हमारे देश को हमारी जरूरत है और हमारे देश की जरूरत है साउथ कोरिया को। और अगली सुबह वो अपनी बटालियन के साथ साउथ कोरिया के लिए निकल पड़ता है। ये दरअसल समंदर का सफर करके साउथ कोरिया पहुंचेंगे और जब ये अपने रूम में होते हैं तभी उसके रूम में बहुत सारी चींटियां आ जाती हैं। लेकिन रॉकी उन चींटियों को नहीं मारता बल्कि उन्हें खाना देता है। और यहाँ हमें पता चलता है कि रॉकी एक रहमदिल इंसान है। कभी वो जंग के फेवर में नहीं है, लेकिन अब क्योंकि उसके देश ने उसे जंग पर भेजा है तो उसे जंग लड़नी होगी। अगली सुबह इनका शिप साउथ कोरिया पहुंच जाता है जहाँ पर सब इनका स्वागत करते हैं। साउथ कोरिया में इन्हें बताया जाता है कि नॉर्थ कोरिया जबरदस्ती इनके बॉर्डर के अंदर घुसता जा रहा है, उनके ऊपर हमला कर रहा है। इसीलिए साउथ कोरिया को अपने देश को बचाने के लिए दूसरे देश की आर्मी की हेल्प की जरूरत है। और अब इस सब के सब अपनी अपनी बटालियन के साथ अपने अपने ग्रुप के साथ बॉर्डर्स की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में दिखाया जाता है जहाँ पर नॉर्थ कोरिया ने हर जगह तबाही मचा रखी होती है, लोग बेघर हुए होते हैं। अब लगातार आगे बढ़ने के बाद एक जगह सब के सब रुकते हैं जहाँ पर रॉकी का दोस्त उसका साथियों से बताता है कि अमेरिका से अभी खबर आई है, जल्द ये जंग खत्म होने वाली है और हम सब के सब अपने घर जल्दी वापस चले जाएंगे। और तभी यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के जहाज इनके ऊपर हमला कर देते हैं जिससे यहाँ बहुत तबाही होती है। इनका कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि ये यहाँ से किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर सकते। साथ ही बहुत सारे सोल्जर्स भी मारे जाते हैं और रॉकी किसी तरह से अपने 2 साथियों के साथ बचकर यहाँ से निकल जाता है। ये जीप से अब शहर की तरफ जा रहे हैं ताकि अपने सीनियर से कांटेक्ट कर सकें, पर इससे पहले कि शहर तक पहुँचते एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया के कुछ सोल्जर्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन ये कई सोल्जर्स को मारकर अपना सफर अब पैदल ही आगे तय करते हैं। और जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी ये उस गाँव तक पहुँच जाते हैं जिस गाँव के ऊपर इस कहानी की शुरुआत में नॉर्थ कोरिया ने हमला किया था, जहाँ पर 7 साल की बच्ची सिम है। वो अब भी अपनी मॉम की बॉडी के सामने बैठकर रो रही होती है। रॉकी उसे देखता है तो समझ जाता है कि उसका परिवार अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और सिम उसके गले से लग जाती है। इसके बाद रॉकी उस 7 साल की बच्ची सिम को अपने साथ अपने कैंप में ले आता है, जहाँ पर उसका साथी पूछता है क्या ये साउथ कोरिया की है या फिर नॉर्थ कोरिया की। रॉकी कहता है कि इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ये सिर्फ एक मासूम बच्ची है। वहीं हमें रॉकी की कंट्री टर्की में दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसमें ये न्यूज़ होती है कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की जंग खत्म हो चुकी है और जितने भी सोल्जर्स यहाँ से साउथ कोरिया गए हैं वो जल्द से जल्द वापस आ जाएंगे। ये खबर पढ़ने के बाद उसे तसल्ली होती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। भी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के ऊपर हमला कर रहा होता है। वहीं हमें रॉकी को दिखाया जाता है जहाँ वो अपनी पूरी की पूरी बटालियन के साथ बॉर्डर की तरफ जा रहा होता है और तभी कुछ चाइनीज सैनिक इनके ऊपर हमला कर देते हैं क्योंकि चाइनीज इस जंग में नॉर्थ कोरिया का साथ दे रहे होते हैं। और अब रॉकी देखता है कि यहाँ पर सिम की जान खतरे में है, इसीलिए जिंदगी में पहली बार वो किसी को मारने का फैसला करता है और बड़ी चालाकी से वो यहाँ पर एक ब्लास्ट करता है जिसके बाद सबके सब सोल्जर्स चाइनीज सैनिकों को मार देते हैं। इस पूरी मुठभेड़ में रॉकी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब सुबह उसे होश आता है तो देखता है कि सिम ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। उसका साथी उसे बताता है कि रात भर सिम उसका हाथ पकड़कर इसी तरह बैठी रही, जो सुनकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। सिम को वैसे भी वो बहुत प्यार करता है। अब साउथ कोरिया के सीनियर ऑफिसर्स रॉकी को अपने पास बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने हमारे देश की रक्षा की और अब तुम हमारे देश की बच्चियों का भी ध्यान रख लो, लेकिन हम तुम्हारे ऊपर ये बोझ नहीं डालना चाहते, इसीलिए तुम इस बच्ची को हमारे हवाले कर सकते हो। रॉकी कहते हैं कि नहीं, मैं इस बच्ची का ध्यान रखना चाहता हूँ। साथ ही रॉकी को ये भी बताया जाता है कि उसे और उसके साथियों को कुछ दिनों के बाद बहादुरी का मेडल दिया जाएगा, लेकिन उस दिन तुम इस बच्ची को अपने साथ मत लेकर आना। रॉकी इस बात के लिए राजी हो जाता है। वो दिन आ जाता है जब इन सबको बहादुरी का मेडल दिया जाना है और जब सबको बहादुरी का मेडल दिया जा रहा होता है तो सिम भी वहाँ पर आ जाती है। हालांकि रॉकी उसे अपने दोस्त के पास छोड़ कर आया था, पर वो रॉकी की गाड़ी में छुप कर यहाँ तक आ गई होती है और अब वो रॉकी के पास आती है। और जब साउथ कोरिया के सीनियर ऑफिसर से देखते हैं कि वो बच्ची रॉकी से कितना प्यार करती है तो ये सब तय करते हैं कि जब तक उसका कोई भी गार्डियन नहीं मिल जाता रॉकी के पास वो बच्ची रह सकती है। और अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं सिम और रॉकी एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। सिम रॉकी को अपना पिता मानती है। साथ ही रॉकी के साथ जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सब सिम से बहुत प्यार करते हैं। जंग के इस माहौल में सिम की वजह से इन सबको खुशियों का एहसास होता है। अब एक दिन रॉकी का साथी उसे बताता है कि पास ही के कुछ गांव के लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि सिम उनकी रिलेटिव है, वो सिम को लेने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। रॉकी कहता है कि तुम ये बात किसी को मत बताना, सबसे पहले मैं खुद इन्वेस्टिगेट करना चाहूंगा। और वो उस जगह जाता है जहाँ पर सिम के रिलेटिव है, लेकिन ये दुश्मन की चाल होती है, इसीलिए रॉकी को वहाँ पकड़ लिया जाता है। लेकिन ये बात रॉकी के साथी अली को पता चल जाती है, इसीलिए वो अपने साथ के एक सोल्जर के साथ रॉकी को बचाने के लिए उस जगह पहुंच जाता है और किसी तरह से रॉकी को बचा के वहाँ से ले आते हैं। और अगले दिन ही अली
आर्मी की ड्यूटी करते हुए गोली लगने से मृत्यु हो जाती है। दुश्मनों ने उसके ऊपर हमला किया था। उसकी मौत से रॉकी पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि बचपन से दोनों साथ ही पले बड़े थे, एक साथ इन्होंने पढ़ाई की थी, पर अब उसने अपने साथी अली को खो दिया है। उसकी मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। धीरे धीरे वक्त बीता और आज इन सबको साउथ कोरिया में पूरा 1 साल हो चुका है। 1 साल के बाद जंग पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, इसीलिए सबको घर भेजा जा रहा है। पर रॉकी तय करता है कि वो यहीं रहेगा, क्योंकि अगर वो टर्की वापस गया तो उसे यहाँ पर सिम को छोड़ना होगा, और वो ऐसा नहीं चाहता। अब रॉकी के सभी साथी यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन वो सिम के लिए यहाँ पर रुक जाता है। रॉकी के वापस न आने से उसके माता पिता और साथ ही उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा दुखी होते हैं, लेकिन रॉकी अपने फर्ज को नहीं छोड़ना चाहता। यहाँ पे टर्की की अब एक नई टीम आती है। इसके बाद रॉकी अपने सीनियर से कहता है कि मैं सिम को अपने साथ टर्की ले जाना चाहता हूँ, लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि तुम्हें आर्मी के रूल्स को मानना होगा। जब तक तुम आर्मी में हो तुम ऐसा नहीं कर सकते। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर एनजीओ वाले आते हैं, जो सिम को अपने पास रखना चाहते हैं, उसे पढ़ाना चाहते हैं। रॉकी कहता है कि मुझे इसके लिए कुछ वक्त चाहिए, मैं उसे समझाऊंगा और खुद उसे वहाँ पर छोड़ने आऊंगा। कुछ दिनों के बाद सिम को अपने साथ उस जगह उस एनजीओ में ले जाता है जहाँ पर और भी बच्चे पढ़ते हैं। रॉकी सिम को समझाता है कि अब तुम्हें पढ़ने के लिए यहाँ पर रहना होगा, और वो उसे उस जगह छोड़कर जाने लगता है। पर जब वो वहाँ से जा रहा होता है, तभी सिम पीछे से भागते हुए आती है और उसके गले लग जाती है, क्योंकि सिम उसे अपना पिता मानती है, वो उसके बिना नहीं रह सकती। साथ ही रॉकी भी उससे बहुत प्यार करता है। वो सिम से कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें मैं अपने साथ ले जाऊंगा, और वो उसे एनजीओ से वापस ले आता है। जिसके बाद वो एक बहुत बड़ा बॉक्स बनाता है और तय करता है कि इसके अंदर वो छुपा कर सिम को टर्की ले जाएगा। और जब वो अपना बैग लेकर शिप के पास जाता है तो वहाँ पर जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें उस पर शक हो जाता है। उसके बैग की चेकिंग ली जाती है, जिसके अंदर सिम होती है, और अब उसे उसके सीनियर्स बुलाते हैं। हालांकि उसे कोई सजा तो नहीं होती, लेकिन उसे कहा जाता है कि अब तुम्हें टर्की वापस चले जाना चाहिए। रॉकी कहता है कि मैं सिम के बिना वापस नहीं जा सकता। उसका सीनियर उसे समझाता है कि फिलहाल के लिए तुम चले जाओ, कुछ सालों के बाद तुम वापस आना और सिम को अपने साथ ले जाना। और अब रॉकी समझ जाता है कि उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है, इसीलिए वो टर्की वापस जाने का फैसला कर लेता है, और शिप के पास वो सिम से वादा करता है कि वो वापस उसे लेने जरूर आएगा। सिम को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, उसकी आंखों में सिर्फ आंसू होते हैं। और अब रॉकी वहाँ से टर्की वापस आ जाता है। जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की एंगेजमेंट हो चुकी है। वो उसे मिलने के लिए चाहता है और इसका कारण पूछता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि तुमने कभी मेरी परवाह नहीं की, उस बच्ची की वजह से तुम वापस नहीं आए, इसीलिए मैंने अब सगाई कर ली है। इस बात से उसका दिल टूट जाता है, और इसके बाद वो अपनी बचपन की दोस्त से शादी कर लेता है, जो हमेशा से उससे प्यार किया करती थी। शादी के बाद इनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन रॉकी हमेशा सिम को याद करता है। और जब उसकी पत्नी कोई बात पता चलती है तो तय करती है कि वो सिम को ढूंढेगी, और एक दिन ये कोरियन एम्बेसी तक पहुंच जाते हैं। इन्हें बताया जाता है कि सिम नाम की बच्ची को इस तरह से ढूंढना नामुमकिन है, तब तो उसका नाम भी बदल दिया गया होगा। ये सुनकर रॉकी पूरी तरह से हताश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि हम सिम को जरूर ढूंढेंगे। और देखते देखते 47 साल बीत जाते हैं। 47 साल बाद भी इन्हें सिम नहीं मिलती, और एक दिन जब ये अपने घर के अंदर होते हैं तभी भूकंप आता है। भूकंप की वजह से सब के सब लोग बाहर आ जाते हैं, लेकिन रॉकी एक बार फिर से घर के अंदर जाता है, और सिम से जुड़ी उसके पास जितनी भी यादें, जितनी भी निशानी होती है, वो उन्हें लेकर वापस बाहर आ जाता है। जिससे हमें पता चलता है कि 47 साल बीतने के बाद भी रॉकी सिम को आज तक नहीं भूला। और अब साथ आता है 2009 का, जहाँ पर हमें फीफा वर्ल्ड कप दिखाया जाता है। तो मैच आज साउथ कोरिया के बीच में और जापान के बीच में होता है। रॉकी इस मैच को देख रहा होता है, लेकिन उसका मैच में इंटरेस्ट नहीं होता, बल्कि वो इस मैच में कहीं ना कहीं सिम को देख रहा होता है, ढूंढ रहा होता है। ये सिर्फ पागलपन है, कोई भी किसी इंसान को इतने सालों बाद ऐसे पहचान नहीं सकता। एक दिन रॉकी की पत्नी को एक राइटर का कॉल आता है, जो उसे कहती है कि रॉकी की जिंदगी में जो भी साउथ कोरिया में घटा था, मैं उसके ऊपर एक कहानी लिखना चाहती हूँ, उस पर फिल्म बनाना चाहती हूँ। रॉकी उससे मिलने जाता है और उसे अपनी पूरी कहानी बताता है, और अब वो राइटर किसी भी कीमत पर सिम को ढूंढना चाहती है। इसके बाद वो उसे ढूंढना शुरू कर देती है, और किसी तरह से उस सिम के उन दोस्तों तक पहुंच जाती है जो उसके साथ पढ़ा करते थे, लेकिन सिम उसे नहीं मिलती। एक दिन राइटर को कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि ऑफिस में एक लेडी आई है जो अपने आप को सिम बता रही है। और जब राइटर उसके पास जाती है और उसे वो फोटोज दिखाती है जो रॉकी ने उसे दी थी, उन फोटोज को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दरअसल वो भी आज तक अपने पिता को यानी कि रॉकी को नहीं भूली। इसके बाद ये बात रॉकी को बताई जाती है, और ये साल होता है 2010 का। आज 60 सालों के बाद एक बार फिर से रॉकी साउथ कोरिया है। वो इस जगह को देखकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया पूरी तरह से बदल चुका होता है। वो अपनी पत्नी के साथ एक पार्क में बैठा होता है, और तभी सामने से एक लेडी आती है। रॉकी उसे देखते ही पहचान लेता है, वो भी अपने पिता रॉकी को पहचान लेती है, और ये दोनों एक दूसरे के गले मिलकर बहुत रोते हैं। हालांकि 60 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 60 सालों में कभी एक दूसरे को नहीं भूले। 60 साल पहले जो रॉकी ने सिम से वादा किया था कि वो उसे यानी कि अपनी बेटी को लेने के लिए जरूर आएगा, आज उसने अपने वादे को पूरा किया। और इसके बाद हमें रियल फुटेज दिखाई जाती है जो रॉकी और सिम की होती है, कि किस तरह से कई सालों के बाद ये एक दूसरे से मिले थे। और जब ये एक दूसरे से मिले थे तो आसपास के सभी लोगों की आंखों में आंसू थे। और इसी के साथ ये सच्ची कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद